मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को 2011 में राज्यसभा में 2013 के अंदर पारित किया गया था। इस विधेयक के नाम का संशोधन करके कंपनी अधिनियम 2013 कर दिया गया। इससे पहले इस अधिनियम को हम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पढ़ते थे। कंपनी अधिनियम 1956 बोला जाता था और ये कंपनी अधिनियम 1956 2013 में जो इसका संशोधन हुआ, तो अब इसको कंपनी अधिनियम 2013 बोला जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 से संपूर्ण भारत में लागू होता है। धारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसकी धारा 1 तब से तत्काल प्रभावी हो जाएगी जबकि राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को सम्मति प्रदान की जाएगी। अन्य धाराएं प्रावधान उस स्थिति से ही लागू होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इन प्रावधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा 1 अगस्त धारा 1 के अनुसार अगस्त 29 को प्रभावी हुआ। हम पढ़ेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 क्यों लागू करना पड़ा, मतलब इसके क्या उद्देश्य होंगे। भाई कोई भी हम काम करते हैं या हम तो उसके पीछे कोई ना कोई एम तो होता ही है ना कि हम इस उद्देश्य को क्यों कर रहे हैं। तो उस कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य ये हैं कि अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना, कंपनियों के प्रवर्तन एवं प्रबंधन में व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को प्रतिपादित करना, कंपनियों के कार्यकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं के पूर्ण एवं न्यायोचित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना, अंशधारियों के लिए की प्रभावी भागीदारी में उनके नियंत्रण को सुनिश्चितता करना, कंपनी के प्रबंधक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करना, कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप, उनकी जांच पड़ताल और उनकी अंकेक्षण आदि करने के लिए भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं तथा अनुपालनाओं पर न्यूनतम व्यय द्वारा कंपनियों को संचालन एवं नवाचार में स्वायत्तता प्रदान करना, भारत के कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस व्यावहारिक कानून ढांचा उपलब्ध करवाना और सतत रूप से जो विकसित हो रहे आर्थिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रतिमानों का संचालन एवं व्यावहारिक कानूनी रूप से ढांचा उपलब्ध करवाना और निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। सकारात्मक वातावरण का मतलब कि कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि कोई भी निवेश करना चाहे तो कर सकता है। क्षेत्रीय नियमन व्यवस्था में परस्पर विरोधी एवं परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार को टालना, अधिनियम की प्रयुक्ति या लागू होना। कंपनी अधिनियम 2013 निम्न कंपनी और संस्थाओं पे लागू होता है कि कौन कौन सी संस्था और कौन कौन सी कंपनियों पे कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। देखो, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित या पंजीकृत कंपनियों पर लागू होता है। सभी बीमा कंपनियों पर यह अधिनियम तब तक लागू होता है जब तक कि हम इस अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम 1938 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA
अधिनियम 1999 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। सभी बैंकिंग या बैंककारी कंपनियों पर जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न सभी कंपनियों पर जब तक इस कंपनी के प्रावधान विद्युत अधिनियम के 2003 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हों। किसी विशेष अधिनियम के शासित कंपनी पर यदि इस अधिनियम के प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। किसी विशेष अधिनियम से शासित कंपनी पर यदि इस अधिनियम के प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। किसी समय विशेष पर प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन सम्मिलित निगम निकाय जिसे केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर निर्धारित किया गया हो। इस तरीके से ये अधिनियम इन कंपनियों पे इन निगमों पे लागू होता है। जैसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन स्थापित साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सहकारी समिति, अन्य किसी प्रकार की समितियों पर लागू होता है। किसी भी अपंजीकृत कंपनी पर जो इस अधिनियम के अधीन अपने समापन हेतु आवेदन करती है। सभी विदेशी कंपनियों पर जो भारत में व्यवसाय का स्थान स्थापित कर चुकी हैं या कर रही होंगी। सभी सरकारी कंपनियों पर, समस्त सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। उन सभी विधियों एवं परस्पर लाभकारी समितियों पर जिन्हें केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। अधिनियमन। कंपनी अधिनियम 2013 को लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति 29 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई है। विषय वस्तु। इस अधिनियम में कुल 29 अध्याय, 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां हैं। पहले वाले अपने कंपनी अधिनियम 1956 के अधिनियम में कुल 658 धाराएं थी। इसमें 470 धाराएं हैं। उसमें 14 अनुसूची थी, इसमें 7 अनुसूची हैं। नए अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि नियम आधारित अधिनियम है जिसके प्रावधानों की अनुपालना केंद्रीय सरकार अर्थात कंपनी मामलों का मंत्रालय MCA द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। प्रवर्तक। यह अधिनियम भारत में पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द की परिभाषा दी गई है। प्रवर्तक की परिभाषा कंपनी का निर्माण वाले, अब आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये पूरा पढ़ेंगे कि प्रवर्तक क्या होता है। एकल व्यक्ति कंपनी, एकल कंपनी की जिसका मालिक एक ही हो उस कंपनी। लघु संबंध तथा निष्क्रिय कंपनी की अवधारणा। इस अधिनियम में लघु कंपनी, एसोसिएट कंपनी तथा निष्क्रिय तथा प्रक्षुब्ध कंपनी की अवधारणा को भी शामिल किया गया है। कंपनियों का हम इसको पढ़ेंगे, कंपनियों का वर्गीकरण वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे इस टॉपिक को आगे। लघु संबंध निष्क्रिय कंपनी की अवधारणा। पहले वाले अधिनियम 1956 में निजी कंपनी में 50 अधिकतम सदस्यों की सीमा 50 थी। अब इसमें 1913 में जो 2013 वाले में इसको में 200 कर दी गई है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। कंपनी अधिनियम 2013 में
निगमीय सामाजिक दायित्व का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की कम से कम 2% राशि निगमीय सामाजिक दायित्वों की क्रियाओं पर व्यय करनी होगी। यह राशि व्यय करने के लिए कंपनी के कार्य क्षेत्र के आसपास के इलाकों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कहने का मतलब जो भी बेनिफिट रहा है उस कंपनी का 2 या 3% अपने आसपास के एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च किया गया जाएगा, ऐसा इस कंपनी अधिनियम में कहा गया है। प्रतिभूतियों का निजी आधार पर निर्गमन। इस अधिनियम में निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन की व्यवस्था की गई है। अतः कंपनियां क्रय विवरण जारी कर प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के साथ साथ निजी आधार पर प्रस्ताव कर प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेंगी। कहने का मतलब शेयर बेच सकती हैं। संचालक मंडल। कंपनियों के संचालक मंडल का सदैव गठन होता है, किंतु इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य है। कहने का मतलब एकल कंपनी में भी कम से कम एक संचालक होना बहुत ही जरूरी है। सभी प्रकार की कंपनियों के लिए अधिकतम संचालकों की संख्या 15 ही रखी गई है। एकल व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। निवासी संचालक। इस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि अब प्रत्येक कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। मतलब कहने का मतलब 365 दिन में से 182 दिन भारत में ही रहा हो। और इसमें यह भी कहा गया है कि महिला संचालक की कंपनी अधिनियम 2013 में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनियां जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया हो कि संचालक मंडल में कम से कम एक संचालक का होना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्र संचालक की कंपनी में कम से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे। और संचालक समितियों के निर्माण में की अनिवार्यता। संचालक समितियों में 3 समितियों को गठन किया गया है: अंकेक्षण समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितकारी संबंध समिति। और इसमें अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। प्रबंधकीय पदाधिकारी, कंपनी बिना प्रबंधक के चल ही नहीं सकती, तो कैसे, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है कि प्रबंध संचालक अथवा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंधक द्वारा इनकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक संचालक। कहने का मतलब प्रबंधक के द्वारा पूर्णकालिक संचालक का होना जरूरी है। कंपनी सचिव का होना बहुत जरूरी है। प्रमुख वित्तीय अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। और संचालकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों पर प्रतिभूतियों के भावी सौदे तथा आंतरिक सूचना आधारित सौदे के करने पर निषेध। कहने का मतलब वो कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। सचिवीय मानकों का पालन, सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन, एक समान वित्तीय वर्ष। कहने का मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही समाप्त होगा। ये नहीं कि कोई जनवरी से दिसंबर कर रहा है, नहीं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय विवरण, समेकित एकीकृत वित्तीय विवरण, आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता, अंकेक्षकों का चक्रानुक्रम, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अधिकरण एवं अपील अधिकरण, विशेष न्यायालय और मध्यस्थता एवं समझौता, समापन की दशा में कर्मचारियों के अधिकार, वर्ग कार्यवाही, ई प्रबंध प्रशासन, ई अभिभाषण और चेतना एवं जागृति, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।